गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। हमारा कल जो टॉपिक था वो विदलन, कोरक, ब्लास्टुला और गैस्ट्रो टॉपिक पूरा हुआ। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है ब्रेकियोस्टोमा में परिवर्तन। ब्रेकियोस्टोमा में परिवर्तन। सबसे पहले हम ब्रेकियोस्टोमा का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ब्रेकियोस्टोमा होता क्या है और ये किस उपसंघ का है। तो देखिए ब्रेकियोस्टोमा उपसंघ सिफेलोकॉर्डेटा का है। देखिए आपने सभी जीवों की विशेषता देखी होगी कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो क्या होती है, मस्तिष्क में नहीं फैली होती है, लेकिन जो ब्रेकियोस्टोमा होती है इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो पूरे शरीर में, नोटोकॉर्ड होती है वो पूरे शरीर में फैली रहती है। अब पूरे शरीर में फैली रह रही है नोटोकॉर्ड, इस कारण से होता है इनमें मस्तिष्क अनुपस्थित होता है, मस्तिष्क अनुपस्थित होता है, नेत्र अनुपस्थित होते हैं, अर्थात इनमें मस्तिष्क, नेत्र ये चीज सारे अनुपस्थित होते हैं। और इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो शरीर के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक पूरी फैली रहती है। ये अपवाद है, एक जीव के अपवाद है, क्योंकि जितने भी जीव होते हैं उनमें ये एक अपवाद के रूप में सम्मिलित है। अब ब्रेकियोस्टोमा होता है, इसकी सामान्य इसको लैंसलेट भी कहते हैं, लैंसलेट भी कहते हैं। अब लैंसलेट क्यों कहते हैं, क्योंकि लैंसलेट का सामान्य अर्थ होता है भाले के समान, अर्थात इन जीवों का जो आकार होता है वो एक भाले के समान होता है। इन जीवों की जो सामान्य दिनचर्या होती है क्या है, तो ये जीव क्या होते हैं, सामान्यतः समुद्री होते हैं, अर्थात समुद्र में पाए जाते हैं और ये एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा अलग अलग है और इनमें निषेचन है वो बाह्य प्रकार का होता है। अब देखिए ये जीव क्या करेंगे, ये जीव क्या करेंगे, समुद्र जो किनारा होता है, समुद्र का जो किनारा होता है उस पर क्या करेंगे, जो मिट्टी होती है समुद्र किनारे की जो रेत है उसमें ये क्या करेंगे, छिपे रहते हैं और अपने मुंह को अर्थात उस भोजन करने योग्य छिद्र है उसको इस प्रकार बाहर निकालते हैं कि जो जल के साथ आए सूक्ष्म कण होते हैं वो क्या करते हैं, जल के साथ आए भोजन के रूप में जो सूक्ष्म कण है वो क्या करते हैं, इनके शरीर में प्रवेश करते हैं, यानी मुंह भी इनमें अनुपस्थित है, इसके साथ में छिद्र पाया जाता है। अर्थात जो भी जल के साथ भोजन आ रहा है वो क्या करेगा, इनके शरीर में सीलियरी विधि द्वारा प्रवेश करेगा, सीलियरी विधि द्वारा इनमें प्रवेश करेगा, इनके अंदर भोजन प्रवेश करेगा। अब सबसे पहले विशेषता है इसका एक नामांकित चित्र बना लेते हैं अपन, जिससे इसको अपन आसानी से समझ सकते हैं। देखिए अपन कोई डायग्राम देख रहे हैं, ये ब्रेकियोस्टोमा का है। अब ब्रेकियोस्टोमा जो जीव होता है ये पारभासी या पारदर्शी। देखिए अपन ने ब्रेकियोस्टोमा का नामांकित चित्र बनाया। अपन ने इस डायग्राम में जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये शरीर की पूरी लंबाई तक फैली हुई है। देखिए कभी भी नोटोकॉर्ड मस्तिष्क के आगे नहीं होती है, अर्थात ये नोटोकॉर्ड जो यहाँ है वो शरीर की पूरी लंबाई तक फैली हुई है। यही इस की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी कारण इस जीव में मस्तिष्क क्या होता है, नहीं होता है, मस्तिष्क नहीं होता और मुंह भी एक छिद्र के रूप में उपस्थित होता है। अब चूंकि इसका जो आकार आपने देखा होगा एक भाले के समान है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लैंसलेट कहते हैं। लैंसलेट का सामान्य अर्थ होता है भाले के समान।
उसकी जो खोज थी वो सबसे पहले पैलास ने की। 1758 में पैलास ने इसको खोजा था, लेकिन उन्होंने इसको मोलस्का संघ के जीव माना, क्योंकि मोलस्का संघ के जीवों पर क्या होता है, कवच उपस्थित होता है, इसीलिए पैलास ने इनको क्या किया, मोलस्का संघ में रखा। लेकिन वैज्ञानिक कोस्टा ने इसको मोलस्का संघ से हटाकर एक नए ऑप्शन सिफिलोकॉर्डेटा में रखा। अब इस जीव की विशेषता क्या होती है कि इसका जो आकार होता है वो 0.2 mm समथिंग होता है, और इसके शरीर बिल्कुल पारदर्शी होता है, और पारदर्शी होने के कारण क्या होता है, ये क्या करता है, बिल्कुल जीव समुद्र की जो किनारे तली होती है, जो समुद्र किनारे होती है उसमें छुपा रहता है, और अपने जो अगला पोर्शन होता है इसको ऊपर उठाए रहता है। जैसे कोई भोजन आएगा जिनके साथ वो सीढ़ी विधि द्वारा इसको ग्रहण करता है, और जैसे कोई खतरा होगा वापस अंदर चला जाएगा। तो अपन ने इसका जो अगला पोर्शन है वो क्या है, रोस्ट्रम, और यहाँ एक चीज होती है जिसको ओरल गिरी कह रहे हैं, और ये गोनेड्स हैं, वेंट्रल फिन, कॉर्डल फिन और डोर्सल फिन तैरने में सहायता करते हैं, और एंडस पॉइंट का। अब सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि देखिए जीवों में क्या होता है, विशेष तौर से प्रजनन के दौरान शुक्रवाहिनी और अंडवाहिनी आपने देखा होगा पाई जाती है। इनमें क्या होती है, इस प्रकार की शुक्राणु अंडाणु बन रहे हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि वो बाहर कैसे निकले। तो इनमें क्या होता है कि अपन ने विशेष तौर से अगर थैली को पानी से भर दिया जाए और अगर उसमें नीचे छेद हो तो अगर वो फट जाए तो क्या होगा, सारा पानी एक साथ बाहर निकल जाएगा। वैसे क्या होता है, जैसे ही प्रजनन ऋतु आती है इनकी गोनेड्स जब जैसे जैसे भरेंगे तो भरने से क्या होगा, इनकी गोनेड्स पे क्या होगा, दबाव उत्पन्न होगा, और एक ऐसा समय आएगा कि गोनेड्स क्या होंगे, फट जाएंगे। फटने से क्या होगा, जो शुक्राणु अंडाणु है वो क्या होंगे, समुद्री जल में चले जाएंगे, और समुद्री जल में शुक्राणु अंडाणु में मिलन से चूंकि निषेचन क्रिया हो रही है, और निषेचन कैसे प्रकार का है, बाह्य निषेचन, आंतरिक शरीर के अंदर होता है और बाह्य शरीर के क्या बाहर है। तो ये शुक्राणु अंडाणु का मिलन का हो रहा है शरीर के बाहर, वैसे निषेचन को क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। तो इनमें जो निषेचन पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, बाह्य निषेचन, इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। अब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होगा तो निषेचन प्रक्रिया पूर्ण होगी, तो जस्ट उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज शुरू होगी वो सबसे पहले अपन पढ़ चुके हैं, वो कौन सी है, विदलन। तो अब आप ये नामांकित चित्र बना लीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं विदलन। अब देखिए शुक्राणु जैसे गोनेड फटेंगे क्या होगा, समुद्र में शुक्राणु और अंडाणु क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अब जैसे ही अंडाणु समुद्री जल के संपर्क में आएंगे तो इनके चारों ओर एक पतली सी परत का निर्माण हो जाएगा।
अंडाणु के चारों ओर क्या होगा, एक पतली सी झिल्ली का निर्माण हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद ये शुक्राणु क्या होंगे, अंडे की ओर आकर्षित होंगे और शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से जाइगोट का निर्माण होगा। अब युग्मन कह सकते हैं, युग्मन कहते हैं या जाइगोट कहते हैं। अब क्या होगा, जो शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से युग्मन बनाए, जाइगोट बनाए, अब सबसे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि अपन रिवाइज करें तो अपन ने पढ़ा था सबसे पहले क्या होगी, विदलन क्रिया। अब विदलन क्रिया होगी, क्योंकि ये अंडा कैसा है, ये लघु पीतवी अंडा है, लघु पीतवी। देखिए लघु पीतवी का मतलब क्या है, इस अंडे में क्या है, पीतल की मात्रा कम है। अब इसमें क्या होगा, विदलन प्रक्रिया होगी। विदलन प्रक्रिया में क्या होगा, एक कोशिका सर्वप्रथम दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाएगी। देखिए अभी तो ये एक कोशिका है, एक युग्मक है, लेकिन जैसे ये होगा तो ये एक कोशिका किसमें बढ़ गई, ये। अब ये कैसा विदलन है, ये समान प्रकार का, क्योंकि दोनों अर्धात एक दूसरे के समान है। अब इससे ये एक कोशिका किसमें बढ़ गई, दो कोशिका में। अब आगे फिर विदलन होगा, दो कोशिका किसमें बदल जाएगी, चार कोशिका। अब ये जो विदलन है प्रारंभ में तो क्या समान प्रकार के, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, असमान, अर्थात 8, 16, 32, 64 जब भी आएंगे तो ये विदलन क्या हो जाएंगे, असमान प्रकार के। असमान प्रकार का मतलब क्या है, आगे की जो कोशिकाओं में विभाजन होगा वो क्या होगा, असमान प्रकार। अब असमान प्रकार का क्या होगा, जब देखिए दो कोशिकाएं बराबर है तो समान। असमान प्रकार से क्या होगा, कुछ कोशिकाएं तो क्या होगी, आकार में बड़ी होगी, जिनको कहते हैं दीर्घखंड। जबकि कुछ कोशिकाएं क्या होगी, आकार में छोटी होगी, जिनको हम क्या कहेंगे, लघुखंड है। अब जो दीर्घखंड है वो तो क्या होता है, विभाजित होना रुक जाते हैं। लघुखंड में क्या होगा, निरंतर विभाजन होता रहेगा। अब इस प्रक्रिया द्वारा हमने क्या समझा, इस प्रक्रिया द्वारा कोशिकाएं क्या होती है, वो अपनी संख्या में वृद्धि करती है और इन्हीं कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें इस युग्मक की जो आकृति है वो शहतूत के फल के समान दिखाई देती है। उस कंडीशन को अपन कहते हैं मॉडुला, या मैं इसको कॉमन भाषा में कहूं तो दूतक। अतः इसकी आकृति किसके समान दिखाई दे रही है, शहतूत के फल के समान, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, मॉडुला कहते हैं। तो अब विवरण प्रक्रिया को एक निश्चित लैंग्वेज से पढ़ते हैं। देखिए निषेचन जो प्रक्रिया है, ब्रैकियोस्टोमा परिवर्तन का जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है निषेचन। ब्रैकियोस्टोमा निषेचन बाह्य प्रकार का होता है, वह समुद्री जल में संपन्न होता है। जैसे ही अंडा समुद्री जल के संपर्क में आता है, एक द्वितीयक झिल्ली कोई अंडे के ऊपर एक पहले से झिल्ली बनी होती है, द्वितीयक झिल्ली जिसे पीतक पूर्वी झिल्ली कहते हैं, प्रथम पीतक झिल्ली के अंदर की ओर निर्मित होती है। कब होगी, जब अंडा समुद्री जल के संपर्क में आएगा। अब जैसे निषेचन वो ये निषेचन हो रहा है, निषेचन में क्या होगा, शुक्राणु और अंडाणु का क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। अब जैसे मिलन होगा उसके बाद जो फर्स्ट स्टेज होगी वो क्या होगी, विदलन। अंडे में क्या है, पीतक की मात्रा कम होने के कारण इसे प्रथम विभाजन तो पूर्ण बंजो समान प्रकार का होता है, लेकिन जो बाद विभाजन हो रहे हैं वो असमान प्रकार के होते हैं। इसमें जो प्रथम विभाजन होता है वो निषेचन के आधे घंटे बाद होता है और द्वितीय विभाजन होता है वो निषेचन के 1 घंटे बाद होता है। अब इसकी जो विदलन प्रक्रिया है उसको अपन समझेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, ये शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से क्या होगा, एक युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक का निर्माण है। अब युग्मक में क्या है कि विदलन प्रक्रिया होगी। अब विदलन प्रक्रिया को अपना बेसिक नाम क्या होता है, विभाजन। और तब तक हो जब तक कोशिकाएं छोटी या बड़ी ना हो जाए, अर्थात विभाजन कंटिन्यू चलता रहेगा। इस विभाजन की क्या हो सकता है, जिससे आगे की जो प्रक्रिया में संभावित अंग बन रहे हैं वो इन्हीं कोशिकाओं से बनेंगे। अब जो प्रथम विभाजन होगा वो कब होगा, निषेचन के आधे घंटे बाद। क्या रखिएगा, आधे घंटे बाद। निषेचन के आधे घंटे बाद प्रथम विभाजन होगा और जो विभाजन होगा उधर होगा। और विभाजन का बेसिक मतलब क्या है, एक कोशिका का दो हिस्सों में। अब चूंकि ये विदलन जो हो रहा है वो क्या है, निषेचन बिल्कुल बीच में हो रहा है, तो ये विदलन कैसा है, समान प्रकार।
पहली चीज कैसा है, समान प्रकार का, और सेकंड क्या है, पूर्णभंजी। समान प्रकार का है और कैसा है, पूर्णभंजी है। अब इससे क्या हुआ, क्या बनी, दो कोशिकाएं। देखिए वापस मैं चल रहा हूं शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु अंडाणु के मिलन से युग्म क्या, जायगोट का निर्माण हो गया। अब विघटन क्या है, विभाजन प्रक्रिया कब होगी, आधे घंटे बाद। सबसे पहला विभाजन होगा, उसमें वो कैसा प्रकार का होगा, समान। समान का मतलब दोनों कोशिकाएं कैसी है, आकार में समान है। पूर्णभंजी मतलब पूरा मैंने विभाजित किया है, पूरा विभाजित हो रहा है, इसलिए कैसा है, पूर्णभंजी। और कितनी कोशिकाएं बन गई, एक और दो। अब जब फिर आधे घंटे बाद और होगा। अब ये आधा घंटा तो क्या है, पहले विभाजन के पश्चात है। अगर मैं निषेचन की बात करूं तो निषेचन के एक घंटे बाद। निषेचन के एक घंटे बाद अब क्या होगा, ये जो दो कोशिकाएं ये किसमें बन जाएगी, चार कोशिकाएं। अब ये चार कोशिकाएं हो गई। अभी भी क्या है कि ये समान प्रकार का है, पूर्णभंजी है, लेकिन कोशिकाओं की संख्या यहां दो से कितनी होगी, चार होगी। अभी देखिए इन कोशिकाओं की संख्या सबकी बराबर है, तो अपन अभी कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जो अगला विभाजन होगा जिसमें 8 कोशिकाएं बनेगी, अब ये 8 कोशिकाएं बनी है। अब ऐसा जो विघटन होगा वो क्या हो जाएगा, असमान प्रकार का हो जाएगा। अब असमान प्रकार का मतलब क्या है, अभी तो यहाँ सभी कोशिकाएं समान है, लेकिन जैसे ही 8 कोशिकाएं बढ़ेगी ये विघटन कैसा हो जाएगा, असमान प्रकार का। अर्थात अपन ये नहीं कह सकते कुछ कोशिकाएं तो क्या होगी, आकार में बड़ी होगी, कुछ कोशिकाएं क्या होगी, आकार में छोटी होगी। कुछ कोशिकाएं क्या होगी, आकार में बड़ी होगी। जो बड़ी होगी उनको क्या कहेंगे, माइक्रोमेर या दीर्घखंड। जो कोशिकाएं आकार में बड़ी है उनको क्या कहा, दीर्घखंड या माइक्रोमेर। और कुछ कोशिकाएं क्या होगी, छोटी होगी। सॉरी वेट करना, कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी है उसको कहते हैं मैक्रोमियर, और जो छोटी होगी उनको कहेंगे माइक्रोमियर या लघुखंड। मैक्रोमियर और माइक्रोमियर। अब क्या है कि 8 कोशिकाएं क्या होगी, पहला समान पूर्णभंजी 2, समान पूर्णभंजी 4, असमान पूर्णभंजी 8 कोशिकाएं कैसी बनेगी, कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होगी, कुछ कोशिकाएं क्या होगी, आकार में छोटी होगी। अब उसके बाद क्या होगा, आगे की और प्रक्रिया होगी। अब जो भी 16, 32 जो भी कोशिकाएं होगी उनमें से क्या होगा, कुछ खंड तो बहुत ज्यादा बड़े होंगे, उनमें तो क्या होगा, विभाजन रुक जाएगा, जबकि छोटे खंडों में क्या होगा, निरंतर विभाजन चलेगा। अब इन विभाजन द्वारा आपने देखा होगा इनकी संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इसकी आकृति
इसकी आकृति शहतूत के फल के समान दिखाई देगी, शहतूत के फल के समान। उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे, इस युग्म को कहेंगे मोरुला, या दूसरा नाम होता है तूतक। और तूतक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तूतक भवन। तो वापस रिवाइज कर रहा हूं, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या होगा, युग्म जाइगोट बनेगा। उसके आधे घंटे बाद विभाजन शुरू हो जाएगा। पहला विभजन होगा, जो विभजन है वो कैसा है, समान और पूर्णभंजी। इससे दो कोशिकाएं निर्मित होगी। निषेचन के 1 घंटे बाद और प्रथम वितरण के आधे घंटे बाद वापस समान पूर्णभंजी होगा, जिससे क्या होगी, 4 कोशिकाएं। लेकिन आपकी जब 8 कोशिकाएं बनेगी तो ये असमान प्रकार की होगी। अर्थात कुछ कोशिकाएं तो आकार में बड़ी होगी, जिन्हें दीर्घखंड कहते हैं, कुछ कोशिकाएं आकार में छोटी होगी, जिन्हें लघुखंड कहेंगे। और यही क्रम आगे चलता रहेगा, 16, 32 क्रम चलता रहेगा। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें इसकी आकृति शहतूत के फल के समान दिखाई देगी, जिसको क्या कहेंगे, मोरुला या तूतक भवन। तो आप ये नामक चित्र डायग्राम बना लीजिए। विभजन के 10 पश्चात मोरुला से लगे। किसके समान, शहतूत के फल के समान। अब थोड़ी सी बात क्या होगा कि ये जो है वो एक क्वारक में परिवर्तित हो जाएगा, और क्वारक की जो विशेषता होती है वो होती है इसकी अंदर स्थित हुआ। अर्थात जो ये मोरुला स्टेज है कुछ समय बाद ब्लास्टुला अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। और ब्लास्टुला अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, हम पढ़ चुके हैं, क्वारक गुहा का निर्माण। अर्थात जो युग्मक है वो क्या होगा, एक खोखली गेंद के समान दिखाई देगा, खोखली गेंद के समान दिखाई देगा, जिसके मध्य में
जिसके मध्य में एक गुहा होती है जिसको कहते हैं कोरक गुहा। और इसमें लघु और बड़ी कोशिकाएं बनेगी और लघु और बड़ी कोशिकाओं में क्या होगा, निरंतर लघु कोशिकाओं में तो निरंतर विभाजन होता रहेगा, दीर्घ कोशिकाओं में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होगा। अब ये जो ब्लास्टुला है ये कुछ समय बाद किसमें चला जाएगा, गैस्ट्रुला। और अपन ने कल पढ़ लिया है गैस्ट्रुला अवस्था में अंतर्वलन प्रक्रिया। अंतर्वलन प्रक्रिया, अंतर्वलन प्रक्रिया में क्या था कि एक गोलाकार एक स्तरीय कोशिका अंतर्वलन प्रक्रिया द्वारा द्विस्तरीय प्यालेनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाए, अर्थात इसमें अंदर की ओर अंतर्वलन होगा। देखिए ब्लास्टुला अवस्था में क्या थी, कोरक गुहा थी, लेकिन गैस्ट्रुला अवस्था में संरचना विकास गतियों द्वारा अंतर्वलन प्रक्रिया द्वारा क्या होगा कि जो कोरक गुहा है, बिल्कुल कोरक गुहा है, ये क्या होगी, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। अब इस डायग्राम में अपन समझ सकते हैं कोरक गुहा लुप्त हो गई। इन कोशिकाओं में तो बीज में उपस्थित है ब्लास्टुला में, कोरक में क्या होगा, कोरक गुहा लुप्त हो जाएगी। इसके साथ में 3 स्तर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण हो जाएगा और इसमें आधार या आर्केंट्रॉन का निर्माण हो जाएगा और यहां पर जो छिद्र होगा उसको क्या कहेंगे, कोरक रंध्र, और इसको कहेंगे कोश। तो अर्थात ये जो प्रक्रिया है विदलन, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला, इससे क्या होगा, युग्मक में धीरे धीरे संरचनात्मक परिवर्तन होंगे और वो आगे चल के एक वयस्क जीव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा, छोटा टॉपिक था ब्रेंकियोस्टोमा। इसमें ब्रेंकियोस्टोमा का सामान्य परिचय पढ़ा हमने और ब्रेंकियोस्टोमा में जो किस प्रकार निषेचन होता है और निषेचन के पश्चात उसमें पाई जाने वाली पहली अवस्था विदलन। विदलन को हमने बताया कि विदलन का अर्थ क्या है, उस निरंतर विभाजन जिससे क्या हो, कोशिकाओं की संख्या में परिवर्तित हो जाए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कंटिन्यू चलता रहे। उसके पश्चात एक कंडीशन आती है जिसमें युग्मक की आकृति सहतूत के फल के समान दिखाई दे रही है, जिसको अपन ने कहा था मोरुला। मोरुला के बाद ब्लास्टुला, क्या विशेषता है, ब्लास्टुला की विशेषता है कोरक गुहा का निर्माण। उसके पश्चात गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला में अंतर्वलन संरचना विकास प्रक्रिया, अंतर्वलन प्रक्रिया द्वारा क्या होगा, कोरक गुहा लुप्त हो जाएगी और आधांतर आर्केंट्रॉन का निर्माण होगा और कुछ समय बाद ये वयस्क में परिवर्तित हो जाएगा। तो आज हमारा ये छोटा टॉपिक था ब्रेंकियोस्टोमा का परिवर्तन पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक लेंगे।